सभी मित्रों को नमस्कार। जोगिंदर पॉल जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस एकाग्र की 9वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ जाने माने लेखक, अनुवादक मोहम्मद आसिम सिद्दीकी जुड़े हुए। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। मित्रों, जोगिंदर पॉल जी के कार्यों से, उनके लेखन से ये गहरे जुड़े रहे हैं और बीच बीच में उनकी रचनाओं के अनुवाद भी करते रहे। ऐसे में बतौर पाठक, बतौर अनुवादक इनकी राय जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोगिंदर पॉल जी की रचनाओं का अदब की दुनिया में क्या स्थान है, इस पर चर्चा होगी। बतौर पाठक ये उनकी कृतियों को और कृतियों के पीछे के मंतव्य को कैसे देखते हैं, इस पर बातचीत होगी। और अनुवाद करते हुए किन कठिनाइयों को महसूस करते हैं, कहाँ सुविधाएं मिलती हैं, कहाँ कुछ असुविधाएं या कठिनाइयां आती हैं, इन सब पर भी चर्चा होगी। तो आइए मित्रों, आसिम सिद्दीकी जी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण कुमार जी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। और क्योंकि ये प्रोग्राम जोगिंदर पॉल जी पर है, जिनको मैं एक पाठक के तौर पर और एक अनुवादक के तौर पर थोड़ा बहुत मैंने समझने की कोशिश की है, तो मैं अपने सारे श्रोताओं से थोड़ी सी अपनी बातचीत को साझा करना चाहता हूँ। जहाँ हम जोगिंदर पाल जी का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले तो जो चीज सामने आती है वो ये है कि उन्होंने इतना लिखा है और इतने अलग अलग जॉनर्स में, इतने अलग अलग विधाओं में जो है उन्होंने लिखा है। उनकी नॉवेल्स हैं, कई नॉवेल्स हैं जिस पर मेरा ख्याल है चर्चा हो चुकी होगी। फिर उनके बहुत से जो कहानियों के जो है उनके जो कलेक्शंस हैं, कहानियों के अलावा फिर एक जो छोटी नॉवेल होती है यानी नॉवेलाज, वो उनकी लिखी हुई हैं। और एक और बहुत जो दिलचस्प जॉनर होता है, अफसानचा। उन्होंने बहुत से अफसानचे भी लिखे हैं। और इसके अलावा जो उनकी नॉन फिक्शन है, और इसमें नॉन फिक्शन में जैसा कि हम जानते हैं कि वो बहुत से उसमें खाके शामिल हैं, उसमें बहुत और कुछ उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो भी शामिल है। और जो उनके जो विचार हैं, खास तौर से जो कला के बारे में या अदब के बारे में या कहानी के बारे में, ये उनकी इन जो नॉन फिक्शन के अंदर बखूबी सामने आते हैं। तो क्योंकि इस छोटी सी बातचीत में सारी चीजों के बारे में बात करना शायद मुमकिन ना हो, तो इसलिए कुछ चीजों के बारे में मैं बात करने की कोशिश करूंगा। और उसमें भी उन चीजों के बारे में जिससे मेरा थोड़ा सारा डायरेक्ट ताल्लुक रहा है। अ, ताल्लुक रहा है अनुवादक के तौर पर और ताल्लुक रहा है पाठक के तौर पर। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी अनुवादक सबसे पहले एक पाठक होना चाहिए। और मेरे भी अनुवाद करने का तरीका ये है कि जब कोई रचना होती है या कोई कहानी होती है तो मैं उसको पहले पढ़ता हूँ, उसको कई बार पढ़ता हूँ। और पढ़ने के बाद उसमें अगर कुछ वहां पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मुझे परेशान करते हैं तो मैं उनको रेखांकित करता हूँ और फिर उसके बाद कोशिश करता हूँ कि उनका जो मतलब है और उस खास तौर से उस संदर्भ में उसका क्या मतलब है उसको जानने की कोशिश करूं। और कभी कभी इसमें अपने कुछ दोस्तों से जो उस चीज के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं उनसे भी सलाह मशवरा करना इसमें जरूरी हो जाता है। जोगिंदर पाल जी के अगर हम पूरे जीवन को देखें तो इसमें दो घटनाएं बहुत अहम हैं जो कि उन्होंने देखी हैं और जिससे उनका ताल्लुक रहा है। एक तो सबसे पहले जो भारत का जो विभाजन था, यानी कि जो पार्टीशन था, तो पार्टीशन जाहिर है वो सियालकोट से तशरीफ लाए और फिर उसके बाद आए तो उन्होंने उस चीज को देखा था और एक वो पूरा दौर देखा।
तो यहाँ पर उनकी जो बहुत सी रचनाएं हैं, जो बहुत सी कहानियां हैं, उनको हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टीशन लिटरेचर है, और उसके अंदर एक बहुत अहम इजाफा होता है उनकी कहानियों से। ये एक अलग बात है कि उन्होंने पार्टीशन के बारे में बाद में लिखा, और ये जरूरी नहीं है कि कभी कोई वाकया हो उसी वक्त उसके बारे में लिखा जाए, बल्कि अदब के बारे में तो यही बात है कि कभी कभी एक चीज जो है पकती रहती है और बाद में वो अदब की फॉर्म में सामने आती है। एक और मिसाल लेते चलें कि अगर हम पार्टीशन पर बहुत सी अच्छी किताबों को देखें, तो एक बहुत मशहूर किताब अतिया हुसैन की है जो अंग्रेजी में है सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम। बल्कि इस किताब का उर्दू के अंदर जो अनुवाद जो है वो एक बहुत मशहूर उर्दू के राइटर इंतजार हुसैन ने किया। बल्कि यहाँ पर अनुवादक जो था वो उसके जो मूल जो राइटर था उससे एक बड़ा राइटर है, तो उन्होंने उसका अनुवाद किया। तो लेकिन जहां तक ये अतिया हुसैन की भी किताब थी सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम, तो ये हालांकि इसके अंदर बातचीत हो रही है 1930 की आसपास की, लेकिन ये कि ये किताब उसके 30-35 साल के बाद लिखी गई, यानी 1961 में। तो इसी तरह से जोगिंदर पाल जी की जो रचनाएं बहुत सी बाद में आई उसमें पार्टीशन का जिक्र है या पार्टीशन को बेस करके कहानियां हैं। तो एक कहानी जिसका मैंने तर्जुमा किया है, और वो बहुत मुझे कहानी भी जैसे बहुत दिलचस्प लगी, ये कहानी थी जनाबे आली। अब ये जब कहानी मेरे सामने तर्जुमे के लिए आई तो सबसे पहले मैंने इसको पढ़ा, और पढ़ते ही मुझे इसमें लगा कि ये कहानी कितनी बड़ी कहानी है। अब सबसे पहला तो उसमें सबसे पहली चीज तो यही थी कि जो ये कहानी का टाइटल है, तो उसको मैं क्या उसका मैं अनुवाद करूं, यानी कि जो अंग्रेजी का जो पाठक है क्या वो जनाबे अली को समझ पाएगा। और जाहिर है जनाबे अली उसका टाइटल है, और किसी भी कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो बहुत अहम होता है। तो अब इसका एक तो अनुवाद इस तरह से हो सकता है कि आप कहें योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, और योर हाइनेस, इस तरह से, या योर मैजेस्टी। लेकिन ये सारे अल्फाज मुझे उसके अंदर मुनासिब नहीं लगे, क्योंकि जनाब आली अपने आप में एक थोड़ा सा एक जनरल टर्म भी है। और जब हम अंग्रेजी में इन तमाम अल्फाज को देखते हैं, तो योर एक्सीलेंसी या योर हाइनेस या योर मैजेस्टी, तो ये उसमें कुछ खास लोगों के लिए बोले जाते हैं। यानी कि अगर हम कहेंगे साहब योर हाइनेस, तो वो कहीं कोई प्रिंस होगा या बादशाह होगा उसके लिए बोला जाएगा। योर मैजेस्टी जो है उसी तरह से जो है जो बोला जाएगा। या लेकिन जो है जो हम कहते हैं जनाबे जनाबे आली, तो ये जाहिर है किसी के लिए बोला जा सकता है। फिर मुझे ख्याल आया कि जो एक किशोर कुमार का बहुत मशहूर गाना था लावारिस फिल्म का, तो उस गाने की वजह से ये जनाबे आली जो वर्ड जो है कि आपका क्या होगा जनाबे आली, उससे जनाबे आली शायद हर पाठक उसको जानता है। यानी कि जो उर्दू बोलता है वो भी जानता है, जो हिंदी बोलता है वो भी जानता है, और जो हिंदी या उर्दू नहीं बोलते हैं, यानी कि जो हिंदी और उर्दू क्षेत्रों से नहीं है, वो भी पाठक जो है जनाबे आली को जानता है कि इसका मतलब क्या है। इसी तरह से इसको अगर हम सर कहें, वो भी शायद सही नहीं होता। तो इसमें एक तर्जुमे में एक चीज जरूर ये रहती है अनुवाद में, कि अनुवाद इतना ज्यादा स्मूथ भी नहीं होना चाहिए, और उसमें अनुवाद में कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि ये किसी दूसरी भाषा से है, और उस भाषा का कोई उसके अंदर पुट, कोई थोड़ा सा उसका कलर, कोई थोड़ा सा उसका तत्व अगर रहे जो पाठक के मन में, तो कोई वो बुरी बात नहीं है। तो ये पहली चीज थी कि इसका तर्जुमा जो है जनाबे आली को, मैंने इसका टाइटल को तो रिटेन किया। कहानी पढ़ते वक्त बहुत मजा आया। और ये कहानी एक इस तरह से है कि इसमें अगर हम देखेंगे तो एक किरदार है, एक पात्र है जिसका नाम मुस्तफा है, और वो एक खत लिखता है, और वो खत लिख पहुंचता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह के होम मिनिस्टर के ऑफिस में। अब ये देखिए, अगर आप इस बात को देखें तो इसमें ये क्लियर नहीं है उसके अंदर कि कि इस लिखने वाले की नेशनैलिटी क्या है, वो हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, और वो दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर जो कहानी का मेन जो मुद्दा है वो यही है कि जो पार्टीशन के वक्त जो है जो बहुत सी फैमिलीज जो हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई या पाकिस्तान से हिंदुस्तान गई, तो उन सब में जो उनकी जो टाइज थी या उनके रिलेशन थे या उनका ताल्लुक था या उनमें जो मोहब्बत थी, वो जाहिर है फौरन एकदम से वो तो कम नहीं हो जाती। और इसीलिए जो पार्टीशन सिर्फ एक पार्टीशन जो है
जो जगह का नहीं था पार्टीशन, बल्कि जो है वो एक तरह से एक कुछ फैमिलीज का सेंटिमेंट्स था उसमें। तो ये जो पूरी कहानी के अंदर जिस तरह से रुदात बयान होती है कि एक साथ कोई मिलना चाहता है, एक वो जो है अपने किसी बहन से या भाई से या जिन लोगों से, लेकिन कोई भी अगर उससे मिलने आता है तो जाहिर है वो जो पुलिस है या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके लिए वहां पर जो है वो उसका एक दूसरा महत्व होता है और उनके लिए वो एक शक के दायरे में आता है। ये पूरी चीज है। अब ये इसमें जो एक और जो बहुत दिलचस्प चीज है उसमें, और वो थोड़ा सा कहानी के स्टाइल को भी शो करता है, कि जब ये बहुत लंबी सी एक दास्तान लिखता है, बहुत लंबी सी कहानी लिखता है, बहुत लंबा सा खत लिखता है, और इसके वकील जो हैं वो इसको बताते हैं कि भाई ये तुम इतना लंबा खत मत लिखो, तुम तो बस सिर्फ एक लाइन में अपनी प्रॉब्लम बताओ और दूसरे लाइन में आप क्या चाहते हैं ये बताइए, जो कि एक लिखने का तरीका होता है। लेकिन वो यहीं से अपनी बात शुरू करता है कि मैं उस तरह से ये नहीं कह सकता, मेरे लिए अपनी पूरी रुदात सुनाना जरूरी है। तो ये जो पूरी अगर हम कहानी पढ़ते जाते हैं तो उसमें जो एक बॉर्डर का जो क्वेश्चन है वो बहुत अहम है। यानी कि जो बॉर्डर का क्वेश्चन आपको जो मंटो में मिलता है या टोबा टेक्सिंग में मिलता है, वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में इस कहानी के अंदर भी मौजूद है। फिर उसी तरह से जो एक ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसकी फंक्शनिंग किस तरह की होती है, वो इस कहानी में मौजूद है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर अगर हम बहुत सी काफका की कहानियों को देखें तो, या काफका की नॉवेल्स को देखें, तो वहां पर जो एक ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग होती है वो किस तरह से बहुत ही एक रहस्यमयी तरीके से होती है। और कभी कभी वो इस तरह से चीजें होती हैं कि पात्र की जिंदगी पर उसका असर पड़ता है, लोगों की जिंदगी पर उन चीजों का असर पड़ता है, लेकिन वो उन चीजों को समझ नहीं पाता है कि कैसी चीजें हो रही हैं। तो ये कहानी बहुत सी कहानियों की याद दिलाती है कि जो ब्यूरोक्रेसी की, फिर उसी तरह से जो एक आम आदमी की जो एक उसका जो दर्द है, वो एक जगह ये भी कहता है कि भाई एक तरफ तो मतलब जो बहुत से जो टेररिस्ट हैं वो इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन मैं जो एक आम आदमी हूँ मैं इसको कैसे देखूं, और आप मुझे मतलब एक तरह से परेशान कर रहे हैं और मैं मिल नहीं चाह रहा हूँ लोगों से। तो अगर हम ये देखें तो ये एक पार्टीशन को लेकर एक अच्छी कहानी है। और साथ ही साथ इसमें जो एक पार्टीशन लिटरेचर से जुड़े हुई जो बहुत सी दूसरी कहानियां हैं उससे एक तरह से जुड़ जाती है। ब्यूरोक्रेसी की फंक्शनिंग को लेकर एक तरह से जो एक इंटरनेशनल थीम भी जो है जो काफका में मिलती है उससे मिल जाती है। तो इसी तरह से जो अगर हम कहानी को पढ़ते हैं फिर वो उसमें उनका स्टाइल भी सामने आता जाता है। अब अगर हम इसका स्टाइल भी कहानी का देखें उसमें, तो जाहिर है जोगिंदर पाल उर्दू में लिखते आए हैं, लेकिन और उसमें बीच बीच में उर्दू के ऐसे अल्फाज भी आते हैं जो शायद एक आम कारी के लिए, एक आम पाठक के लिए मुश्किल हो, लेकिन जाहिर है वो उसको कॉन्टेक्स्ट में आसानी से समझा जा सकता है, और तर्जुमे भी मैंने वही कोशिश की। अगर हम कहानियों से बढ़कर उनकी कुछ और चीजों का जिक्र करें उसमें, और उसमें जो खासतौर से उनके जो जो नॉन फिक्शन है, और नॉन फिक्शन में जो उन्होंने बहुत से जो खाके लिखे हैं या स्केचेस लिखी हैं, यानी लोगों के बारे में भी लिखा है। और कभी कभी जैसे जो आपके साथ के जो लोग लिखने वाले हैं उसमें आपकी क्या राय है, ये पढ़ने में बहुत दिलचस्प लगती है। तो अगर हम जोगिंदर पाल जी के बहुत से कंटेम्पररीज को देखें, यानी कि वो इनसे सीनियर रहे हैं, और उसमें राजेंद्र सिंह बेदी शामिल हैं, उसमें सादत हसन मंटो शामिल हैं, और उसमें उनके साथ लोगों में वजीर आगा जो कि बहुत अच्छे इंशाइया निगार थे वो शामिल हैं, और कृष्ण चंद्र थे। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे तो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, और वो अपने आप में पढ़ने में बहुत दिलचस्प है। और सबसे पहले तो एक उनका एक जो उनका लेख है वो एक प्रेमचंद के बारे में है। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेमचंद सारे कहानी लिखने वालों के लिए एक मील का पत्थर है। यानी कि प्रेमचंद को पढ़े बिना शायद चाहे उनसे हम सहमत हों उनकी कहानी लिखने के तरीके से, या हम उससे सहमत ना हो, लेकिन प्रेमचंद को हम फरामोश नहीं कर सकते जब भी हम कभी कहानी का कोई जिक्र करते हैं। बल्कि शमसुर रहमान फारूकी साहब तो प्रेमचंद की कहानी को वो एक प्रेमचंदी अफसाना या उसके अंदर जो एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं उसकी काफी बातचीत करते आए हैं। और लेकिन ये कि उन फारूकी साहब का ये भी कहना है कि हमेशा कहानी के अंदर कोई रोचक तत्व हो, या जरूरी नहीं,
और वो किसी भी तरह की कहानी को शौक से पढ़ सकते हैं। तो ये जो प्रेमचंद के बारे में जो इनका जो लेख है, उसमें कई दिलचस्प चीजें हैं। एक तो जो उन्होंने बताया कि प्रेमचंद की कहानियों में दास्तान की जो रवायत रही है, जो दास्तान की परंपरा रही है, वो देखी जा सकती है। अब यहाँ पर हम जैसे दास्तान के बारे में भी थोड़ी सी बात करते चलें, कि जो दास्तान गोई की एक परंपरा रही है भारत में, और उससे पहले ये सेंट्रल एशिया में, ईरान में, और जाहिर है कि जो बहुत सी जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं, वो कहीं हमेशा उनके अंदर एक दूसरे से कुछ ना कुछ आदान प्रदान होता है। एक दो मुल्कों के बीच में जैसे ट्रेड होता है, ऐसी अलग अलग कंट्रीज के बीच में जब लिटरेचर के बारे में बातचीत होती है, तो उसी तरह से जैसे एडवर्ड सईद का भी कहना है कि जो जैसे थ्योरी है वो ट्रेवल करती है, उसी तरह से जो लिटरेरी फॉर्म जो है वो भी एक तरह से ट्रेवल करती है। तो ये अगर हम देखें, जैसे हाइकू, आज की डेट में हाइकू बहुत मशहूर है, और बहुत से जो है हाइकू लिखे जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये एक फॉर्म जो है जापान से आई है। उसी तरह से अगर हम देखें गजल, जो कि जाहिर है गजल पहले अरबिक से शुरुआत होकर फिर उसमें फारसी में इसकी जो एक परवान चढ़ी, और फिर हिंदुस्तान के अंदर जिसने गजल ने जिस तरह से तरक्की की, जिस तरह से गजल लिखी जाने लगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गजल जो है अंग्रेजी में भी लिखी जा रही है, गजल स्पेनिश में भी लिखी जा रही है, गजल उर्दू के अलावा बहुत सी जबानों में लिखी जा रही है, और एक तरह से ये एक इंटरनेशनल फॉर्म है। तो इसी तरह से दास्तान भी, उसमें अगर हम देखेंगे तो वो भी एक हिंदुस्तान के अंदर बहुत मशहूर और बहुत मारूफ फॉर्म रही है। और प्रेमचंद क्योंकि जो एक उर्दू और फारसी और उस पूरी परंपरा से वाकिफ थे, तो ये जो अ, जोगिंदर पॉल जी जो प्रेमचंद की कहानियों में दास्तान की परंपरा का जो दखल देखते हैं, ये एक बहुत रोचक पहलू है। और इसमें वो एक कहानी का खास तौर से जिक्र करते हैं प्रेमचंद की, वो है कफन। और कफन शायद हम लोगों ने सबने पढ़ी है, और कफन हम लोग सबकी जो है एक बहुत ही फेवरेट कहानियों में से भी है उसमें, कि उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो उसका मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, कि चाहे कि किस तरह से जो एक वर्कर्स हैं या काम करने वाले हैं, वो जो चीज मेहनत कर रहे हैं या उनका जो प्रोडक्ट है उससे उनका ताल्लुक खत्म हो गया है, तो जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो बात बहुत ज्यादा काबिल गौर है, बहुत ज्यादा जो चर्चा जिसकी की जा सकती है, और जिस नुक्ते को जोगिंदर पॉल जी ने उठाया, वो ये है कि प्रेमचंद के जो कफन के अंदर जो रियलिज्म की जो टेक्निक है, यथार्थवाद है, वो पूरी तरीके से इसके अंदर सामने आता है। और उसमें भी जो खास तौर से जो वो ये है कि जो बहुत से जो किरदार जो उनके यहाँ मिलते हैं, प्रेमचंद के यहाँ, और वो बहुत से किरदारों को कभी कभी उनको अपनी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो कफन के अंदर जो किरदार हैं वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, एक तरह से वो आजाद हैं। और एक तरह से अगर उनके हम डायलॉग्स को देखें, उनकी जुबान को देखें, और ये जोगिंदर पॉल जी ने बहुत अच्छी चीज इसके अंदर नोट की है, कि जो उनकी जो जुबान है, जो इसके अंदर कहानी के अंदर जो भाषा है, वो एक तरह से एक इस कहानी के लिए बिल्कुल मौजू है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल जो है वो उसके लिए एक जो बिल्कुल उसी के लिए बनी है। और जब कभी हम उस कहानी की भाषा को पढ़ते हैं, अ, कफन को, तो जाहिर है वो मतलब हमारे अंदर उतरती चली जाती है। तो इसी तरह से अगर देखेंगे कि वो एक और कहानी का जिक्र करते हैं, शतरंज की बाजी का। शतरंज की बाजी, जरा सा इसके बारे में हल्का सा मैं इशारा कर लूं। शतरंज की बाजी शतरंज के खिलाड़ी के नाम से हिंदी में छपी है, और शतरंज की बाजी के नाम से उर्दू में है। और क्योंकि ये दोनों प्रेमचंद की है, प्रेमचंद उर्दू अंग्रेजी में दोनों में लिखते आए हैं। और जरा से अगर हम देखेंगे फर्क इसके अंदर शतरंज की बाजी और शतरंज के खिलाड़ी, और जरा सा अगर हम तर्जुमे करेंगे तो देखते हैं कि कैसी चीजें बदल जाती हैं। शतरंज की बाजी के अंदर पूरा जो इम्फेसिस है, पूरा वो है बाजी के ऊपर है, खेल के ऊपर है। और शतरंज के खिलाड़ी के अंदर जो पूरा इम्फेसिस है वो है खिलाड़ियों के ऊपर है। तो यहाँ पर लेकिन अगर हम इसकी जबान को देखें, तो वो जो पूरी जो 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 किरदार हैं, जो जिनका ताल्लुक जो है बहुत कुलीन घराने से है, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो वाजिद अली शाह के दौर के लोग हैं,
तो वो जुबान भी जो है पूरी तरीके से उनके दौर की या उन किरदारों की अक्कासी करती है। तो ये इस तरह की जो नुक्ता है, वो जोगिंदर पॉल जैसा जो दिमाग है वही इस चीज को महसूस कर सकता था कि एक कहानीकार के तौर पे, कि उससे पहले जो बहुत सी कहानियां लिखी जाती थी उसके अंदर शायद ये चीज नहीं थी कि कहानी को कैसे डेवलप होना और उसमें जुबान उसकी किस तरह से होनी चाहिए। अब यही जो चीज है, यानी कि जबान का इस्तेमाल या कोई भी जो लिटरेरी फॉर्म है उसको कैसे मतलब अपनाया जाए, और उस लिटरेरी फॉर्म की क्या खूबी होनी चाहिए, इसको बहुत बखूबी अगर हम देखें तो उनका जो एक लेख है वो है वजीर आगा के ऊपर। और वजीर आगा उनके कंटेम्प्रेरी भी रहे हैं, उनके जो है समकालीन लेखक रहे हैं। तो वजीर आगा को जाना जाता है अपने इंशाइया के लिए। अब ये उर्दू में एक फॉर्म है इंशाइया, इसी तरह से एक और फॉर्म है फिकाइया, और एक और फॉर्म कहलाती है तंजिया। तो इन तीनों का जो फर्क है या इन तीनों की जो विशेषताएं हैं वो सारी इस लेख के अंदर जाहिर हो जाती हैं। तो वजीर आगा को जब वो पढ़ते हैं और वजीर आगा के जो इंशाइया हैं उनको जो पढ़ते हैं, तो उसमें वो ये भी बताते हैं कि इंशाइया किस तरह का होता है और किस तरह का होना चाहिए। उसमें एक बुनियादी चीज इंशाइया में ये होती है जिसकी तरफ वो तवज्जो हमारी दिलाते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, कि इंशाइया बेसिकली वो एक उसके अंदर एक शरारत का भी तत्व होता है, वो एक लाइट हार्टेड किस्म की चीज भी होती है, वो एक तरह की जैसे एक नोटी सी फॉर्म भी है, लेकिन उसके अंदर संजीदगी भी होती है। इंशाइया के अंदर एक रास्ता है, लेकिन कभी कभी अगर हम कोई एक सिरा देख रहे हैं किसी चीज का, तो इंशाइया हमें जो जो सिरा हमें नजर नहीं आ रहा है वो भी दिखाता है, और जिस सिरे से हम देख रहे हैं दूसरे सिरे से जाके ये सिरा भी हमको दिखाता है। तो इंशाइया, और जहां तक तंजिया है एक फॉर्म है, तो उसमें तो सिर्फ एक थोड़ा सा जैसे मजाक उड़ाना या बुराई करना इस तरह की चीजें। और जो एक फिकाहिया है उसके अंदर जो ह्यूमर का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इंशाइया है ये एक ज्यादा मुश्किल जो एक फॉर्म है। तो मैं यहाँ पर थोड़े से उसमें इंशाइया जो उनके हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ कि वो क्या उसमें कहते हैं उसमें। लेकिन इसको भी तर्जमा करते वक्त एक आध बड़ी दिलचस्प सी चीजें भी सामने आई। और वो एक आध चीज ये थी कि कभी कभी कब हम तर्जमा करते हैं और हमारा पूरा ध्यान होता है कि उर्दू या हिंदी के जो शब्द हैं उन पर, और उसी में कभी कभी कोई अंग्रेजी का अगर शब्द आ जाता है जो कि उर्दू में लिखा हुआ होता है, तो ये उसकी तरफ जहन नहीं जाता है, माइंड नहीं जाता है, और बड़ा मुश्किल होता है उसको पढ़ना। तो ऐसी में इसको पढ़ते वक्त जो है ये एक जुमला आया था, इनकी मुतबस्सिम फिक्र के इस रुपहले टुकड़े पर क्या आपको मॉक इपिक का एहसास नहीं होता। अब मॉक इपिक जो है वो एक लिटरेरी फॉर्म है, इंग्लिश के अंदर बहुत मशहूर फॉर्म है, जो पोप की बहुत मशहूर एक जो जो थी नज्म जो है, जो रेप ऑफ द लॉक। तो ये एक मॉक इपिक थी, यानी कि इपिक वो नहीं है, मॉक इपिक है। उसके अंदर भी जो है एक मजाक का पुट है, उसके अंदर भी एक तंज का पुट है, व्यंग भी है उसके अंदर। और इपिक के अंदर तो कभी कभी कोई बहुत बड़ा एक कारण होता है लड़ाई झगड़े का। यहाँ पर यानी कि चाहे वो मतलब एक कोई बहुत बड़ा कारण हो, चाहे कोई बहुत बड़ा आइडियल हो, कोई बहुत बड़ा आदर्श हो जिसको लेकर लड़ाई हो रही होती है, लेकिन मॉक इपिक में यहाँ पर किस पर है, वो जो एक किरदार है उसके बालों को लेकर, बेलिंडा के जो लॉक्स हैं उसको लेकर जो है एक तरह से जो है पूरी जंग है। तो ये मॉक इपिक का एलिमेंट जो है ये एक कोई वही शख्स ला सकता है जिसको अंग्रेजी लिटरेचर से पूरी तरीके से जिसकी वाकफियत हो। और क्योंकि हम जानते हैं जोगिंदर पाल जी अंग्रेजी पढ़ाते भी थे और अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे, उन्होंने तर्जमे भी किए हैं, और साथ साथ जो अंग्रेजी अदब है उस पे उनका बहुत अच्छा अध्ययन था। तो ये जो इंशाइया को फौरन जो है या वजीर आगा के इंशाइया को वो थोड़ा सा मौकिफिक से जोड़ना, तो ये साबित करता है कि जो एक उनका जो अध्ययन था वो कितना ज्यादा जो है वसी था। तो यहाँ पर जो एक वजीर आगा का जो एक इंशाइया है वो हुक्के के बारे में है, कि हुक्का पीने के बारे में।
अब देखिए ये इसमें भी कितनी दिलचस्प चीजें हैं कि हुक्के का जो नीचे का हिस्सा होता है जिसमें पानी है, वहां पर उसको जो कंपेयर किया जाता है कि वो ये किया जाता है जैसे कि भाई एक इस, जिस वक्त दुनिया की शुरुआत हुई थी तो उसमें पानी ही पानी था। तो इसी तरह से जो हुक्के का नीचे के हिस्से में ये पानी ही पानी है। और एक तरह से जो पूरी जो इंसानी जो रेस है, वो उसका एक तरह से वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये जो युंग का कॉन्सेप्ट जो है जाहिरा वजीर आका लेकर आए हैं। लेकिन जब कोई इंशाइया आप पढ़ते हैं और जब उस पर कोई लेख पढ़ते हैं तो जो लेख लिखने वाला उसमें किन चीजों की तरफ हमारा ध्यान दिलाता है ये बहुत अहम है। तो वजीर आका ने जाहिर है बहुत से इंशाइये लिखे हैं, लेकिन जो जिन चीजों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है जो जोगिंदर पॉल जी ने, वो बहुत अहम है। और इसी में बीच बीच में जो उनका जो है डिस्क्रिप्शन है इंशाइया के बारे में, जैसे आप लिखते हैं इंशाइया में इसकी पूरी गुंजाइश है कि आप शरीर से नजर आते हो फिर भी अपने संजीदा मफाहिम बखूबी निभा जाएं। यानी कि आप यू मस्ट, आप लगता तो है आप शरारत तो उतारू हैं, लेकिन आपके अंदर संजीदगी पूरी पूरी है। इसी तरह से एक और पॉइंट बहुत दिलचस्प नोट करते हैं वजीर आगा के बारे में, कि वजीर आगा का हर इंशाइया बैक वक्त मुख्तलिफ कैफियतों में बह रहा होता है। यानी कि एक कैफियत होती है, दो कैफियत होती हैं, तीन कैफियत होती हैं, लेकिन यहाँ तो उस इंशाइये के अंदर अलग अलग कैफियतें मिल जाती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहें अलग अलग स्टेट्स मिल जाते हैं। और यही इनके इंशाइया की खूबी है। और यही एक्चुअली इंशाइया की भी खूबी है कि उसके अंदर अलग अलग कैफियतें एक तरह से देखने को मिल जाती हैं। अब एक और चीज जो है इसके अंदर वो बहुत अहम है, इसमें बीच में उन्होंने बयान की है। उन्होंने कहा कि देखिए अक्सर उर्दू के अंदर, और वो अपने अदब की बात करते हैं कि उर्दू अदब से, कि यहाँ पर इसमें शायरी का जाहिर है बहुत ज्यादा बोलबाला रहा है। और और अगर किसी भी आम पाठक से आप पूछें कि उर्दू अदब का क्या मतलब है तो उसके जहन में आएगा उर्दू शायरी। और यहाँ पर मैं शमसुर रहमान फारूकी साहब की एक किताब का जिक्र करता चलूं। उनकी एक किताब है अफसाने की हिमायत में। और उस किताब के अंदर वो ये सवाल उठाते हैं कि वो एक्चुअली सब जो बहुत से उर्दू के अंदर जो जो बहुत सी जो जॉनर्स हैं, चाहे वो नॉवेल हो या शायरी हो या जो नॉन फिक्शन हो, तो वो उसकी एक तरह से दर्जा बंदी करते हैं। ये दर्जा बंदी अंग्रेजी के अंदर या ग्रीक से पहले ही आ चुकी है, कि जो यहाँ पर एरिस्टोटल साहब ये कहते थे कि भाई जो जो ईपिक है या महाकाव्य है या जो ट्रेजेडी है, वो शायद अदब की सबसे बड़ी फॉर्म है। और एरिस्टोटल साहब के लिए जो कॉमेडी थी वो एक थोड़ी सी लो फॉर्म थी। तो यहाँ पर फारूकी साहब ने ये करने की कोशिश की और उसमें बातचीत को बढ़ाते हुए आगे उन्होंने कहीं ना कहीं अफसाने को एक थोड़ी सी एक कम दर्जे की फॉर्म के तौर पर उन्होंने उसको पेश किया। और उनके नजदीक शायरी है बड़ी चीज थी। और वो ऐसे भी कहते हैं कि जब कभी भी अगर आप उर्दू के बड़े अदीबों की बात करेंगे तो उसके अंदर जो है गालिब अमीर इकबाल का नाम आएगा, उसमें प्रेमचंद और मंटो को आप नहीं कहेंगे क्योंकि इन्होंने कहानी या उपन्यास लिखे हैं, लेकिन वो शायरी को ज्यादा उसको मानते हैं। तो यहाँ वजीर आगा साहब एक बहुत दिलचस्प पॉइंट लाते हैं। और वो फिर अंग्रेजी अदब के मुताले से भी ये पॉइंट आया है उनका कि जो तहजीब जो है, जो एक तहजीब है या सिविलाइजेशन है, उसके अंदर प्रोज का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि प्रोज का, नस्र का बहुत बड़ा रोल है, गद्य का बहुत बड़ा रोल है। और जब ये इंशाइया लिखे जाने लगे तो उसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल ये भी था कि उसने जो गद्य जो था, जो प्रोज जो थी, जो नस्र जो थी, उसको एक तरह से रिफाइन करने का काम किया। तो यहाँ पर ये एक जो प्रोज का काम है वो एक सिविलाइजेशन को जो है एक तरह से उसको रिफाइन करने का, उसको तराश करने का काम किया है इसमें यहाँ पर। तो ये दाहिर ये पॉइंट फारूकी साहब के पॉइंट से बहुत मुख्तलिफ है। और यहाँ पर मैं एक और हवाला दूं तो शायद ज्यादा समझ में आएगी चीज। बहुत पहले मैथ्यू आर्नल्ड जो हैं वो एक उन्होंने बहुत मजमून लिखा था कि स्टडी ऑफ पोइट्री। और उन्होंने पोइट्री की शान में इतने कसीदे पढ़े, इतनी बड़ी बड़ी बातें उसमें थी
कि भाई इस तरह से कि भाई पोइट्री का जो मुस्तकबिल है, जो उसका भविष्य है, बहुत ही वो उज्जवल है। यहाँ तक इस तरह से बातें उसमें कि जो पोइट्री है वो फिलॉसफी से, वो मजहब से, वो साइंस से, इन सब से सुपीरियर है। तो जाहिर है, और फिर उन्होंने ये भी कोशिश की कि भाई अगर इतनी पोइट्री की हैसियत है तो फिर वो पोइट्री भी बहुत ही आला दर्जे की होनी चाहिए। और उन्होंने एक अपना उनका जो एक उन्होंने कसौटी सामने रखी, जो एक टच स्टोन सामने रखा, उससे बताने की कोशिश की कि कौन सी पोइट्री जो है बड़ी पोइट्री है, और हमें ये फर्क करना जरूरी है अगर पोइट्री इतनी अहम चीज है। लेकिन साथ ही साथ वहां पर उन्होंने कुछ और जी बहुत दिलचस्प चीजें उसमें कही कि भाई कुछ और बड़े बड़े नाम हैं। जैसे उन्होंने नाम लिया था उस वक्त जो है, जो अलेक्जेंडर पोप का या जॉन ड्राइडन का, जो बहुत बड़े शायर के तौर पे माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हैं बहुत क्लासिक राइटर्स हैं, लेकिन ये क्लासिक राइटर्स हैं किस चीज के? ये क्लासिक राइटर्स हैं प्रोज के। और ये एक ऐसे दौर में जी रहे थे जब जहां पर बहुत सी चीजों का कंसोलिडेशन हो रहा था, यानी कि चीजों को एक तरह से मतलब चीजें संतुलित हो गई थी और उसको फिर मजीद वैसे ही करने की जरूरत थी, तो इसलिए इनका उसमें कंट्रीब्यूशन था। तो वजीर आजम का ये पॉइंट बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है कि प्रोज की अहमियत क्या है, प्रोज की अहमियत क्या है। और मैं क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्र रहा हूँ, वहीं पर मैं इस टाइम पढ़ाता भी हूँ। तो अगर मैं वहाँ के जो फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खान, उनका एक कंट्रीब्यूशन के बारे में तो ये बताऊं कि भाई उन्होंने जिस वक्त जर्नलिज्म की शुरुआत की या बहुत सी पत्रिकाएं निकालना शुरू करी, तो उस वक्त उनकी जो प्रोज जो थी, या जो वो थी, वो बहुत ही साफ सुथरी प्रोज थी, यानी कि जो आप लिख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और वो समझ में आ रही है। तो वजीर आगा का जो ये जो एक पॉइंट है कि जो प्रोज को खास तौर से इंशाइया के जरिए किस तरह से वो उसको रिफाइन किया गया, ये बहुत अहम पॉइंट है। इसी तरह से कुछ और बहुत दिलचस्प चीजें उन्होंने लिखी हैं उसमें। और इसमें जोगिंदर पॉल जी ने, वो कहते हैं कि भाई एक दो और लोग रहे हैं जिनका बहुत बड़ा जिनके कारनामे हैं, और वो नाम लेते हैं पतरस पतरस बुखारी का, और दूसरा जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का। रशीद अहमद सिद्दीकी ने भी कुछ इंशाई लिखे हैं और पतरस बुखारी ने भी इंशाई लिखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो इंशाइयों के अंदर जो कमी थी, यानी कि अगर रशीद अहमद सिद्दीकी को वो देखते हैं, कहते हैं कि साहब उनके अंदर एक बहुत तरह की, एक खास तरह का उनके अंदर एक तकल्लुफ सा पाया जाता था। और इसी तरह से उनके अंदर कुछ सोच भी बहुत उसमें हावी थी, यानी कि एक तरह की जो फॉर्मेलिटी थी या एक तरह का जो डेलिब्रेशन था, उसकी वजह से वो जो इंशाइए की जो फॉर्म होनी चाहिए वो उनके पास नहीं थी। और पितरस के बारे में कहते हैं कि भाई वो तो एक अंग्रेजी के उस्ताद थे, अंग्रेजी वो अपने घर में भी जो है इस तरह से सूट पहन के चलते थे कि कहीं उसके अंदर कोई क्रीज ना आ जाए। और जो आदमी इतना फॉर्मल होगा वो शायद इंशाइया नहीं लिख पाएगा। तो इसलिए जो वजीर आगा के इंशाइयों को जो है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते हैं इसमें। अब इसमें जरा सा मैं इसमें एक और एक दिलचस्प सा मैं एक डिस्क्रिप्शन है, मैं उसको पढ़ना शुरू करूं उसमें अगर, कि इंशाइया के अंदर वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि साहब एक अच्छे इंशाइया को पढ़ते हुए कारी इसमें इस कदर शरीक हो जाता है, गोया वो आप ही आप इसे दरियाफ्त कर रहा हो। यानी कि जब हम इंशाइया को पढ़ते हैं अच्छे, तो हमें मतलब लगता है कि हम खुद ही उसके अंदर इतने खो गए हैं कि हम अपने आप को दरियाफ्त कर रहे हैं उसके अंदर, वही इसे लिख रहा हो, यानी कि जो कारी है वही लिख रहा हो, इस तरह का इंशाइया होता। ये सिर्फ फिल हकीकत इतनी गैर रस्मी है, इतनी नॉन ट्रेडिशनल है, अपारंपरिक है, कि मालूम होता है चंद बेतकल्लुफ दोस्त बाहर बैठे बातचीत किए जा रहे हैं, यानी कि चार पांच दोस्त हैं वो बातचीत कर रहे हैं, और जो कुछ भी वहां कहा सुना जा रहा हो वो सभी कह सुन रहे हैं। स- साज और रफाकत की इन गुंजाइशों से कारी को गुबाश के लिए इतनी वसी जमीन मैसर आ जाती है जहां कहीं कोई पेश कर दिया, क्योंकि इंशाइया दूसरे। तो ये देखिए जो खूबी है इंशाइया की, जैसे चार पांच दोस्त बैठे हुए हैं वो बातचीत कर रहे हैं, और उसमें उनकी जो बातचीत है उसमें वो अपने आप को भी डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इसकी इंशाइया की यह खूबी वो बयान करते हैं इसमें। और एक जो इंशाइये को वो कोट करते हैं, वो जरा सा इसमें सुनने से ताल्लुक रखता है। यहाँ बातचीत ये हो रही है जैसे जैसे लेटा जाता है या बैठा जाता है या सोया जाता है, ये तमाम चीजें, ये बहुत मामूली से टॉपिक है, रोजमर्रा के टॉपिक है।
लेकिन इंशाइया जब लिखा जाता कैसे, तो अभी उसको कोट करते हैं। कहते हैं, लेटना खाक में मिलकर खाक हो जाना है, बैठना किसी चूहे के बिल में से सर निकालकर और गर्दपेश पर एक नजर डालकर दोबारा बिल में दुबक जाना है। लेकिन चलना, बिल को अलविदा कहना और खुले मुंह में सर बाजार निकल आना है। चलना एक गहरे अज़्म का सिंबल है। एक जबरदस्त कुव्वत इरादी के बगैर दो कदम चलना भी मुमकिन नहीं। बड़ी बारीक बात है। अगर ये फैसला, चलने का भी फैसला ही किया जाता तभी चला जाता है। यानी कि चलना एक जबरदस्त कुव्वत इरादी के बगैर दो कदम चलना भी मुमकिन नहीं। चलने वाला हमेशा एक खास सिमत में सफर करता है। सिमत मंजिल की तरफ दौड़ती है और मंजिल शख्सियत की तकमील का ऐलान कर देती है। अब देखिए, ये कहते हैं जोगिंदर पॉल जी, बात महज चलने से शुरू हुई और खेल खेल में कहां से कहां जा पहुंची। वजीर आगा का ये निहायत फितरी अंदाज इनके फॉर्म के सरबर्ज पेड़ों का है, जो बज़ाहिर इतने सादा नजर आते हैं, अपनी सारी पेचीदगियां अपने अंदर ही अंदर छुपाए होते हैं। और इन्हीं लहलहाते हुए देखकर इन्हीं के मानन लहलहाने को जी चाहने लगता है। ये जो डिस्क्रिप्शन है उनका। इसी तरह से एक और जो उन दिलचस्प चीज वो बताते हैं इंशाइया के बारे में, कि जो इंशाइया के अंदर एक इस तरह की चीज, एक उसमें इसमें कोट करते हैं वो, और ये पढ़ने से ताल्लुक रखती है उसमें, कि इंशाइया की खूबी क्या होती है। ये कहते हैं जी, कि अगर जैसे कहीं दो किनारे हैं, तो इंशाइया दूसरे किनारे को देखने की ही एक काविश है। जब आप दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं, तो आपका हर रोज का देखा भाला पहला किनारा दूसरा किनारा बनकर आपके सामने उभरता है, और आप उसे हैरत और मुसरत के साथ देखने लगते हैं, जैसे पहली बार देख रहे हैं। तो ये जो है इंशाइया की खूबी, यानी कि इसके अंदर एक शरारत होती है लेकिन संजीदगी होती है। इसके अंदर दो चार दोस्त बैठे हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, और जो एक कारी है वो अपने आप को, पाठक है वो अपने आप को डिस्कवर करता है। अभी कुछ दिनों पहले एक किताब आई, जो आपकी एक स्पीकर रही हैं चंदना दत्ता, उन्होंने एडिट की थी जोगिंदर पॉल जी पर। और उस किताब का टाइटल था, वो किताब था जोगिंदर पॉल द राइटरली राइटर। द राइटरली राइटर। अभी जो मैंने जो बताया कि जो जो पाठक है, वो जब जोगिंदर पॉल को वो इंशाइया के बारे में जो वो बता रहे हैं, कि जब वो पढ़ रहा होता है इंशाइया को, तो वो अपने आप भी उसके अंदर साथ साथ जैसे एक तरह से लिख रहा है। ये कुछ हद तक जोगिंदर पॉल की कहानियों के बारे में भी सही है, कि जब जोगिंदर पॉल की कहानी आप पढ़ते हैं, तो उसमें कभी कभी आप उसमें अपने आप को डिस्कवर भी कर रहे हैं उसमें, और उसमें कारी के लिए बहुत सी गुंजाइश है, यानी कि पाठक के लिए बहुत सी गुंजाइश है। वो कहानियां अच्छी नहीं मानी जाती हैं जिसमें कहानियों में पाठक के करने के लिए कुछ ना हो, और वो कहानी या वो अदब की जो है सिर्फ अच्छी मानी जाती है जिसमें पाठक के करने के लिए बहुत कुछ हो। मिसाल के तौर पर, अक्सर अगर ये सवाल पूछा जाए कि भाई जो बहुत सी जासूसी कहानी है, उनको हम जेम्स जॉयस के यूलिसिस की कहानियों, जेम्स जॉयस की यूलिसिस के बराबर हम क्यों नहीं रखते। और उसकी वजह यह है कि कहानी तो बहुत दिलचस्प हो सकती है कोई भी जासूसी नॉवेल में, लेकिन जासूसी नॉवेल एक फॉर्मूले के हिसाब से लिखी जाती है, एक पैटर्न उसमें होता है, और वो पैटर्न जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एक बड़ी शायरी है या बड़ी नॉवेल है या बड़ी कहानी है, उसमें पाठक के लिए इंटरप्रिटेशन की बहुत गुंजाइश होती है। वो उसमें अलग अलग जाविये से उस कहानी को देख सकता है, अलग अलग जगह से उसके अंदर एंट्री ले सकता है, और उसके हर लफ्ज में, उसके हर शब्द में, उसके हर जुमले में, और उसके हर कैरेक्टर में आपको बहुत ज्यादा, आपके पास गुंजाइश होती है उसको इंटरप्रेट करने की। और इसीलिए उस तरह की रचना कालजयी रचना भी होती है। तो ये जो इनका टाइटल है किताब का, राइटरली राइटर, ये एक्चुअली एक रोने बार बहुत मशहूर फ्रांस के जो एक नक्काद रहे हैं, क्रिटिक रहे हैं, आलोचक रहे हैं, उनका ये व्यू था कि दो तरह के अक्सर टेक्स्ट होते हैं। एक टेक्स्ट वो होते हैं जिसके अंदर राइटरली टेक्स्ट, एक एक दूसरा टेक्स्ट होता है रीडरली टेक्स्ट।
रीडरली टेक्स्ट वो होता है जिसके अंदर करने वाले, जो हम जब पढ़ते हैं हम बस पढ़ते चले जाते हैं, और बहुत ही स्मूथ होता है, हम और कुछ हमें बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है, और सारा माने जो है बिल्कुल मीनिंग क्लियर होता है। लेकिन राइटरली टेक्स्ट में बार बार आपको रुकना होता है, सोचना होता है। तो वो चीज जो है उसमें शामिल है राइटरली टेक्स्ट में। तो ये एक खूबी भी है उसकी, और एक तरह से वो पाठक के लिए वो टेक्स्ट पढ़ना आसान भी नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो टेक्स्ट बहुत आसानी से आप पढ़ लें, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट बहुत अच्छा टेक्स्ट भी हो। और हमेशा बड़ा अदब जो है वो आपसे बहुत मेहनत भी करवाता है। वो एक तरह से पढ़ने के लिए चैलेंज भी होता है। और वो चैलेंज जो है वो इस तरह का भी होता है कि आप उसमें डूबें, उसको कई बार पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, और इसीलिए वो कालजयी होता है। आखिर में अगर हम एक और चीज का जिक्र करें, और वो है जो खासतौर से जो अफसानचे जो बहुत से जोगिंदर पॉल ने लिखे हैं। अफसानचे जैसा कि नाम से जाहिर है, इसको हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही छोटी जो कहानी होती है। अंग्रेजी के अंदर अक्सर आती है कि साहब वो टाइनी टेल्स भी कहते हैं, या फ्लैश फिक्शन भी कहते हैं। और वो उर्दू में भी आपको मिलेंगी। लघु कथा भी आप कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जिन लोगों ने मंटो को पढ़ा है, वो ये जानते हैं कि मंटो ने बहुत की जो बहुत मशहूर एक किताब थी सियाह हाशिए। और वो सियाह हाशिए के अंदर जो तीन तीन लाइनों की, चार चार लाइनों की, या एक एक पैराग्राफ की कहानियां हैं, और निहायत ही वो कहानियां जो हैं मतलब एकदम इस तरह की हैं कि आपके रोंगटे खड़े कर दें, उस तरह की कहानियां हैं। और इसीलिए उन कहानियों का अक्सर जो तर्जुमा है वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल जो तर्जुमा निगार है वो कोशिश भी करता है उनको तर्जुमा करने की। तो यहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा तो हमारे जो आज सुनने वाले हैं उनको जोगिंदर पॉल जी की जो छोटी ये जो कहानियां हैं, जो अफसानचे हैं, उसका आइडिया हो जाए, और थोड़ा सा जो एक तर्जुमे के अंदर जो परेशानी आती है। जैसे उनकी ये कहानी है छोटी सी, रिसाई। जी, रिसाई। अब मैं रिसाई को अगर पढ़ूं, सिर्फ दो लाइन की है। सब कदरें सब कदरें दम तोड़ चुकी हैं। समझ में नहीं आता कि आदमी कहाँ आ पहुंचा है। आपको मालूम नहीं, खला में। आपको मालूम नहीं, खला में। अब इसको तर्जुमा है एक्सेस। ऑल वैल्यूज हैव डाइड, कैन नॉट अंडरस्टैंड वेयर हैज मैन कम। यू डोंट नो, इन एम्प्टीनेस। अब ये इन एम्प्टीनेस भी कह सकते हैं, इन स्पेस भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है चॉइस पर, और हमेशा एक तर्जुमा निगार के सामने ये प्रॉब्लम रहती है उसमें। इसी तरह से एक छोटी सी एक है ये, लघु कथा कहिए इसको, आप फ्लैश फिक्शन कहिए, ये टाइनी टेल कहिए, और अफसानचा मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लफ्ज है। गैर। मुझे अपने आप पर शक होने लगा है। मैं कोई और हो गया हूं। अब देखिए, ये जो एक पूरा सेल्फ और अदर का कॉन्सेप्ट है, इतनी छोटी से दो जुमलों में शामिल है। और इसीलिए गैर का तर्जुमा जो है, इसमें बहुत गुंजाइश है, इसमें भी अलग अलग लफ्ज हो सकते हैं। आई डाउट माई सेल्फ, आई हैव बिकम समवन एल्स। आई डाउट माई सेल्फ, आई हैव बिकम अनदर। दोनों पॉसिबल है। अब एक और देखते हैं अगर हम, एक इसमें एक है कच्चापन। इसको हम कह सकते हैं रॉनेस। बाबा, बा, बाबा, तुम बड़े मीठे हो। यही तो मेरी मुश्किल है बेटा। अभी जरा कच्चा और खट्टा होता तो झाड़ से जड़ा रहता। बाबा, यू आर वेरी स्वीट, दिस इज माई प्रॉब्लम। सन, इफ आई वर a little raw and sour, I would have remained attached to the branch. और देखिए हम इसमें, टेलर मास्टर। आप बहुत बड़े आदमी हैं सरकार, पर अगर आप अपने आप से बड़े नहीं, तो आपकी नाप के लिए मेरा ये 2.5 फीट का फीता काफी है। आप बहुत बड़े आदमी हैं सरकार, पर अगर आप अपने आप से बड़े नहीं,
तो आपकी नाप के लिए मेरा ये 2.5 फीट का फीता काफी है. यू आर ए वेरी बिग मैन, my lord, but if you are not bigger than yourself, then my 2.5 feet tape is enough to measure you. और हम देखते हैं इसमें इंसानों की तरह, अगर जानवर भी इंसानों की तरह बातचीत कर सकते तो उनकी अवलीन जरूरत क्या होती? बेजबानी. If animals could talk like human beings, what would have been their first need? Speechlessness. एक लफ्ज में सारी चीज आ जाती. सिर्फ एक. इंसान तबीयतन गैर जमहूरी है, अनडेमोक्रेटिक. इंसान तबीयतन गैर जमहूरी है. नो. यस. इसे फितरी तौर पर सिर्फ एक ही हुक्मरानी की जरूरत महसूस होती है. भला ये क्यों? इसलिए कि अपने जमहूरी निजाम के बावजूद सिर्फ एक ही खुदा की इबादत का कायल है. ओनली वन. मैन इज अनडेमोक्रेटिक बाय नेचर. नो. यस, ही नीड्स ओनली वन रूल नेचुरली. व्हाई इज इट सो? बिकॉज डिस्पाइट हिज डेमोक्रेटिक सिस्टम ही इज कन्विंस्ड अबाउट वर्शिपिंग ओनली वन गॉड. अब देखिए, ये जो एक कहानीकार के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके अंदर एक इरिवरेंस भी बहुत जरूरी है. अभी एक 2 दिन पहले एक टॉक हो रही थी, अनीसुर रहमान साहब टॉक हो रहे थे, दे रहे थे. उसके अंदर वो थी रूमी और इकबाल पर. तो बहरहाल मैंने एक मेरे जहन में एक सवाल आया उसमें, और वो थोड़ा सा शरारत भरा सवाल था. वो ये था कि क्या बहुत मजहबी आदमी क्या अच्छा अदब लिख सकता है? तो शायद ये सवाल उतना सही नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि कोई भी कितना भी मजहबी आदमी हो, लेकिन उसको अपना मजहब थोड़ी देर के लिए अलग रखना पड़ेगा अगर उसे अच्छा अदब उसको लिखना है. यानी कि जो उसकी राइटरली सेल्फ है, वो जो है, वो शायद ना तो उससे बहुत मजहबी होने की जरूरत है, और यानी कि वो किसी दायरे में नहीं बंधी होनी चाहिए. तो ये जो आप देख रहे हैं, अगर इनको इंटरप्रेट करेंगे, ये दो दो लाइन की जो इसके अंदर है, उसके अंदर इतनी चीजें हैं. फिर एक देखते हैं, भ्रम. मुसव्विर ने कई साल के मुसलसल रियाज और चाह और इन्हमाक से अपनी महबूब की तस्वीर तैयार कर ली, तो उसे अपनी महबूब खुद आपको गैर मालूम होने लगी. When the sculptor completed the picture of his beloved after many years of practice and devotion, his beloved started looking unfamiliar to him, strange to him. इसी तरह से अगर हम कुछ और कहानियों को पढ़ें, छोटी छोटी, तो जाहिर है ये सिलसिला काफी लंबा है, लेकिन 2-3 मैं पढ़ देता हूँ. और मैं इसमें तर्जुमा नहीं पढ़ूंगा इसमें, बल्कि वो अ, वही पढ़ता हूँ उनकी. रहबर. जहां तक रोशनी रही, आंखों वाला अंधे का हाथ थामे उसे रास्ता दिखाता रहा. मगर फिर घुप अंधेरा छा गया, तो अंधे ने अपनी कलाई छुड़ाकर आंखों वाले की कलाई अपने हाथ में ले ली. अब मैं रहबरी करूंगा. एक और छोटी सी कहानी है, जगमगाहट. मैं चाहती हूं कि दुनिया में कभी रोशनी ना हो, हमेशा अंधेरा ही छाया रहे. वो क्यों? इसलिए कि रोशनी में मेरा रोशनी में मेरा प्रियतम सारे जहां को देखता है, मगर अंधेरे में सिर्फ मुझे. एक और है छोटी सी, आबादी का मसला. आदमी की औसत उम्र इतनी बढ़ क्यों गई है? इसलिए कि शैतान ने ऐलान कर दिया है, वो मुकर्ररा कोटे से एक भी जायद शख्स को जहन्नुम में दाखिल ना होने देगा. सीधा आयरनी. तो मेरे ख्याल से ये हम बहुत सी हम पढ़ सकते हैं, और इसमें जाहिर है बहुत सी चीजें हैं उसमें. और लेकिन इन तमाम अगर हम जो उनके अफसानचों को देखें, तो जो इसमें 2 लाइन के अंदर इसमें कितनी चीजें हैं. एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में एक बात ये कही जाती है कि कभी कभी जो एक अमेरिकन एकेडमी के अंदर या अमेरिकन जो जर्नल्स में एक एवरेज जो पेपर होता है, उस शायद वो 20 पेज का होता है. और चाहे वो नॉवेल के बारे में लिखा हुआ हो, और चाहे वो किसी नज्म के बारे में लिखा हो, तो वो अक्सर 20 पेज की लेंथ होती है. वो जर्नल की जाहिर है एक उनके अंदर एक उनकी मजबूरी होती है. बहुत पहले
रोने बार्थ ने एक किताब लिखी एस जेड, और वो उन्होंने एक 30 पेज की कहानी थी बाल्जक की, उसको वो पूरे 200 सफे से ज्यादा की किताब उन्होंने लिखी उसके ऊपर कि किस तरह से लिखी जा सकती है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं कोशिश करूँ तो शायद एक जो अफसानचा जो है शायद 2 लाइनों का है या 3 लाइनों का है, तो इस पे शायद मैं 10 पेज का मजमून लिखने की कोशिश कर सकता हूँ, और शायद उसमें कामयाब भी जरूर होऊंगा उसमें। यानी कि उसके अंदर इतना मवाद है, इतनी उसके अंदर चीजें मौजूद हैं। और यही एक अफसानचे की खूबी है कि उसका उसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो सकती है। उसके अंदर अल्फाज एकम एक, उसके अंदर जो शब्द हैं, उसके अंदर अल्फाज हैं वो बहुत नपे तुले हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ कहा गया होता है। और यहाँ पर इसीलिए हम देखते हैं कि जो जोगिंदर पॉल की जितनी भी चीजें अक्सर लिखी हुई हैं, बार बार उसमें अक्सर मंटो का भी आता है उनके लेखों में, और वो मंटो की बहुत तारीफ भी लिखते हैं। और शायद ये वजह भी ये है कि जो मंटो की आर्ट है उसके बहुत कायल हैं। और एक उनका जो एक लेख रहा है जो बेदी के बारे में है, वो राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, और बहुत दिलचस्प लेख है उसमें। अगर हम उस लेख को देखें उसके अंदर, तो उसमें जो मंटो की आर्ट है थोड़ा सा उसका भी डिस्क्रिप्शन है, राजेंद्र सिंह बेदी की जो एक कहानी लिखने की जो आर्ट है उसका भी डिस्क्रिप्शन है, किशन चंद्र का भी है उसके अंदर, और प्रेमचंद का मैंने पहले जिक्र किया, तो थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लें फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और किशन चंद्र, और इसमें क्योंकि उनकी दोस्ती भी रही है उसमें, तो जो किशन चंद्र के बारे में तो मंटो से भी उनकी दोस्ती थी। और मंटो एक बार उनसे कहते भी थे, कहा भी था उन्होंने कि भाई किशन चंद्र वो अ, मैं किसी को भी जो है अपनी कहानी पढ़ने को नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कहानी को पढ़ने को दे देता हूँ उसमें। फिर मंटो तो मंटो थे, कहते हैं हालांकि तुम भी कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं लिखते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी कहानी नहीं, मुझे तुम्हारे नाम के अंदर जो ये लिखा होता है किशन चंद्र BA MA वर्ग, तो बोले मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अगर हम जोगिंदर पॉल जी का जो है शुरू का ही अगर हम देखें उसमें, तो वो बहुत दिलचस्प इसके अंदर एक वाकया बयान करते हैं। किशन चंद्र के फ्लैट से निकलकर जब हम बिल्डिंग के बाहरी गेट के करीब आ गए, तो राजेंद्र सिंह बेदी ने रात के अंधेरे में गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और दरवाजे पर हाथ न पड़ने पर हंसने लगा। मैं अपना काम बड़ा सोच समझ कर करता हूँ, फिर भी खाली हाथ रह जाता हूँ, मगर हमारा किशन चंद्र अंधेरे में जिधर भी हाथ ले जाता है, इसी की मर्जी की शय ऐन वही होती है। मसलन, किशन चंद्र ने आगे बढ़कर इससे पूछा, मसलन तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी भाभी सलमा, और क्या नहीं। अब आगे थोड़ा सा ये भी है, वो थोड़ा सा चुटकी भी लेते हैं उसके अंदर। उसमें ये भी कि भाई जो है राजेंद्र सिंह बेदी भी उसमें चुटकी लेते हैं। और उसमें ये भी लगता है कि जो जोगिंदर पॉल जी हैं वो भी थोड़ा सा उससे सहमत होते हैं उसमें। और जो खासतौर से जो इसमें बेदी के बारे में है, वो कि बेदी की आर्ट जो है बहुत ही नपी तुली थी, बहुत चीजें सोच समझ कर उसमें लिखना होती थी, एकम एक चीज बहुत सोच समझ के, यानी कि जो किरदार हैं सब चीजें बहुत सोच समझ के। तो यहाँ पर वो ये कहते भी हैं, और जोगिंदर पॉल की ये व्यू है इसमें, कि बेदी सोच सोच के लिखने का आदी है, और इसका कारी भी सोचों के घेरे में आकर इसे अ, जा बजा पड़ता है, गोया कहानी को अपने तौर पर अ, तख्लीकते हुए आगे बढ़ रहा हो। वहां पर थोड़ा सा बाद में वो ये कहते हैं कि कभी कभी कहानी में इतना सोच समझ कर भी नहीं, बल्कि जो है उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ना बहुत जरूरी है। और वो जो ढीले छोड़ने की आर्ट है, उसमें वो तारीफ करते हैं मंटो की। और फिर दोनों की जो शख्सियत है बेदी की और मंटो की, वो भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा किस्सा बयान करके बताते हैं। ये कि जैसे कोई अगर जादूगर है, वो कहीं आग का कोई खेल दिखा रहा हो, तो मंटो को फौरन ये लगेगा कि भाई ये क्यों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मुझे वहां पर होना चाहिए। बेदी कोशिश ये करेंगे कि उससे किनारे को हट जाएं, और उस जादूगर के दिमाग के अंदर झांक के देखें कि भाई ये क्या चल रहा है इसमें। तो ये उन लोगों का जो फर्क है दोनों की लिखने का तरीका जो है उसमें। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ना चाह रहा हूँ उसमें कि बेदी के बारे में, ये सब सही है, लेकिन बहुत ज्यादा कसे हुए क्राफ्ट में भी कहानी की सांस उलटने लगती है। यानी कि बहुत ज्यादा कसा हुआ क्राफ्ट, इसीलिए जोगिंदर पॉल की कहानी में देखेंगे जो किरदारों की अपनी जिंदगी है, उनकी एक जो खासतौर से जो साइकोलॉजिकल लाइफ है, आर्ट
तो अपने नुक्ते उरूज पर पहुंचकर इस कदर छुप जाता है कि इसकी मौजूदगी का गुमान ही नहीं होता। जिस तरह कृष्णचंद्र को पढ़ते हुए इससे मुतासिर होने के बावजूद ये ख्वाहिश होती है कि फनी सतह पर वो और एहतियात बरतता। बेदी की कही बेदी की कई कहानियां पढ़ते हुए जी चाहता है कि वो अपने आप को जरा ढीला छोड़ देता। इस लिहाज से मंटो का फन असाजा की इस सलीस में मिसाली है। बहरहाल अपनी किताब अ, ये इसी तरह से जो डिस्कशन आगे बढ़ता है मंटो और उनके बारे में। और आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि आजकल क्योंकि हम अक्सर अदब के बारे में खासी बात करते हैं लेकिन अदब उतना नहीं पढ़ते हैं। और खास तौर से जो बहुत से जो इंग्लिश डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक बीमारी की तरह ये चीज़ है कि अक्सर अदब के बारे में तो हम खूब बात करते हैं और उसमें खासतौर से थ्योरी जिसमें मैंने भी बहुत जिंदगी गुजारी है। और अक्सर थ्योरी हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अदब नहीं पढ़ते। लेकिन अदब पढ़ना और जो जिस तरह का अदब जोगिंदर पॉल का है और जिसके अंदर एक इतनी वसीयत है और जिसके अंदर इतनी गहरी सोच है। और एक और चीज जो कि जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा इसमें नहीं किया, जाहिर है इसमें आज इतना मौका नहीं है, कि जो खासतौर से उनका जो अफ्रीका का जो एक्सपीरियंस था और जो वहाँ की जो लाइफ को देखना और खासतौर से जो आज की डेट में जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी बहुत अहम है, तो अगर उसकी लाइट में भी हम देखते हैं उनकी बहुत सी कहानियों को तो वो बहुत उसके अंदर बहुत सी चीजें शामिल हैं। और इसीलिए अगर हम देखेंगे रविंदर पाल जी को तो वो जहाँ एक तरफ से वो जो एक प्रोग्रेसिव लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, प्रोग्रेसिव अदब है उनका है पूरा, और जो पूरी उनकी सोच प्रोग्रेसिव है, लेकिन जो अपनी टेक्निक के तौर पे उनके अंदर एक जो एक मॉडर्निस्ट टेक्निक भी देखी जा सकती है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा शहरयार की याद आती है कि उनके अंदर भी एक प्रोग्रेसिव सोच है शायर के तौर पर, लेकिन साथ साथ वो एक मॉडर्निस्ट भी थे उसमें। तो यहाँ पर ये इसमें कोई तजाद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है दोनों चीजों में। एक प्रोग्रेसिव जो है वो एक मॉडर्निस्ट भी हो सकता है। और ये सारी चीजें उनके यहाँ मौजूद हैं। आखिर में मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अ, इस फोरम का और अर्पण जी का कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया बातचीत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। सुकृता जी मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू वेरी मच। जी, शुक्रिया मोहम्मद आसिम सिद्दीकी जी। और इसके पहले कि हम लोग इस संवाद को समाप्त करें, एक प्रश्न सुकृता पॉल कुमार जी की ओर से वे पूछ रही हैं, डू यू सी एनी सेंस ऑफ एब्सर्डिटी इन हिज राइटिंग्स? सुकृता जी के सवाल जाहिर है मुझे शायद जोगिंदर पाल जी को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है जवाब देने के लिए, लेकिन अगर मैं फौरी तौर पर देखूं मैं उसमें तो जो एक पूरा एब्सर्डिटी जो है, जैसे जो मान लीजिए सैमुअल बेकेट में आपको नजर आती है, सब में जो है उसमें। तो अभी जो मैंने अभी अगर बहुत से लोगों ने सुना होगा तो अगर हम अभी जो कुछ इवन अफसानचों को भी देखें उसके अंदर तो बहुत ही मेरे ख्याल से प्रोमिनेंट है वो चीज जो है वो उसमें। और मेरे जहन में इस टाइम फौरी तौर पर दूसरी चीजें नहीं आ रही हैं क्योंकि एकदम दिमाग कभी कभी उस तरह काम नहीं करता। लेकिन ये है कि जो जो एक एब्सर्डिटी के जो एलिमेंट है या बहुत सी लाइफ की जैसे फ्यूटिलिटी का चीजों का। और तो वो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा सवाल है, शायद ये चीज है। और शायद अभी जो कई जो अफसानचे भी थे उसके अंदर भी ये चीज नजर आती है बिल्कुल। लेकिन शायद ये सवाल जो है इससे ज्यादा एंगेजमेंट चाहता है और जिसके लिए शायद ज्यादा पढ़ने की और जरूरत है उसमें। जी, शुक्रिया मोहम्मद आसिम जी, आपने समय निकाला और इतनी बेहतर बातचीत संभव हो सकी। बहुत ही आसान शब्दों में आपने उनकी रचनाओं के हवाले बातचीत की और
इस संवाद में उनके युगीन और पूर्ववर्ती दोनों ही साहित्यकारों पर और उनके साहित्य पर भी चर्चा संभव हो सके। और एक खास बात जो मित्रगण नोटिस कर रहे होंगे कि उनके कथा जगत के अतिरिक्त जो उनके द्वारा लिखित कई रोचक खाके हैं, स्केचेज हैं, रेखाचित्र हैं, उन पर भी आपने बात की। और अनुवाद की समस्या पर तो खैर चर्चा स्वाभाविक ही थी। तो बहुत ही एक अच्छी कड़ी रही। और कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानते हुए, जिनसे गुजरते हुए लोग जोगिंदर पॉल की रचनाओं की ओर बार बार लौटेंगे। उनके अफसानचों पर भी चर्चा हुई। एक अफसानचा मैं अभी यहां पर रख रहा हूं, दरख्तों में भी जान होती है। बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी सी कहानी, दरख्तों में भी जान होती है। और आसिम जी, जब मैं इस कहानी को पढ़ता हूं, जब भी पढ़ता हूं इस अफसानचे को, तो मुझे प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस भी याद आते हैं। कैसे वे पौधों में जीवन को लेकर ताउम्र काम करते रहे और कई कई स्थापनाओं को पूरे विश्व के समक्ष रखा। तो एक लेखक, एक अफसाना निगार किस तरह एक छोटी सी बात से इस पूरे पहलू पर अपनी ओर से कुछ प्रकाश डाल पाता है। मुझे लगता है कि यह अफसानचा एक ऐसा ही उदाहरण है और एक ऐसा ही काम करता है। मैं सीधे इस कहानी पर आता हूं, दरख्तों में भी जान होती है, जोगिंदर पॉल। दरख्त काटने वाले ने कुल्हाड़े को दोनों हाथों से सर से ऊपर ले जाकर पूरे जोर से दरख्त के तने पर चोट करनी चाहिए, मगर दरख्त की शाखें कुल्हाड़े से वहीं उलझ गईं और दरख्त काटने वाले ने कुल्हाड़े को वहां से निकालना चाहा तो वो उसके हाथों से छूटकर उसके पैरों पर आ गिरा और वह दर्द से बिलबिलाते हुए वहीं बैठ गया। हाय हाय, शाखें बेइख्तियार उसके पैरों पर झुक आई। कितनी गहरी चोट आई, कितनी गहरी चोट आई। तो देखिए किस तरह से एक मानवीकरण करते हुए वृक्षों का, और कैसे पूरे परिदृश्य को जोगिंदर पॉल पलट कर रख देते हैं। जो शिकारी शिकार करने के लिए निकला है, जिसका शिकार कर रहा है, उसमें असफल होता है और जब वह खुद घायल हो जाता है तो वह शिकार कैसे उसकी उसके इस घाव को लेकर दर्द से भर उठता है, कहीं ना कहीं उसके प्रति एक इम्पैथी का भाव रखता है, समानुभूति का भाव रखता है। तो आज जब पर्यावरण की इतनी चर्चा होती है, इकोलॉजी की इतनी चर्चा होती है, ऐसे में इस तरह की कहानियां जो एक चंद पंक्तियों में कहकर कहीं ना कहीं एक बेहद आम फहम पाठकों को भी प्रभावित कर जाती हैं, ऐसी कहानियों का भी अपना एक महत्व है जो बिल्कुल आसान है। अभी आपने कुछ देर पहले कही बात कि वे लेखकों के भी लेखक हैं, यह बात भी अपनी जगह सही है, मगर यह बात भी सही है कि वे कई बार बिल्कुल आम भाषा में आम लोगों के लिए भी लिख रहे होते हैं। उसका भी अपना एक महत्व है कि सीधे बात किसी पाठक के,
किसी दर्शक के, किसी श्रोता के दिल तक पहुंचती है। तो एक लेखक अपने विभिन्न रूपों में, अपने विभिन्न अवतारों में हमारे सामने आता है। जब वे रेखाचित्र लिखते हैं तो क्या कमाल के रेखाचित्र लिखते हैं। जब वे पार्टीशन पर कहानियां या नॉवेल लिखते हैं तो उसमें उनके द्वारा रचित पात्र एक बेहद अलग ढंग से और हमेशा के लिए याद रहने वाले पात्र बन जाते हैं। ऐसी और कई बातें आज हम लोग आसिम सिद्दीकी जी के बहाने सुनी, और ऐसे वक्तव्य हमें बार बार मित्रों उन पुस्तकों की ओर लौटने के लिए उकसाने के लिए। हम उन पुस्तकों की ओर लौटें, ऐसे वक्तव्यों का यही उद्देश्य है, ऐसे किसी भी एकाग्र का यही उद्देश्य है, क्योंकि अंततः हमें रचना तक ही पहुंचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीकी जी, आप समय निकाले और यहाँ पर उपस्थित हो सके। तमाम मित्रगणों का, तमाम लेखक मित्रों का हार्दिक आभार जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे, और यह एक जो है इतना बेहतरीन एक जीवंत माध्यम के साथ एक जीवंत कार्यक्रम के रूप में भी आप सभी के समक्ष आ सका। शुक्रिया। शुभ रात्रि।